हेलो बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेई फैक्ट्री में। बच्चों आइए आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वन शॉट न्यूक्लियर फिजिक्स का। बहुत स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्टार्ट कीजिएगा, वन शॉट स्टार्ट कर दीजिएगा, वन शॉट, क्योंकि एग्जाम भी जो आने वाला हम लोगों का कि सर हम डिटेल में पढ़ें या शॉर्ट में पढ़ें। तो उनके कमेंट भी काफी हद तक ठीक है, क्योंकि एग्जाम के केवल रिमेनिंग है 50 डे और 50 डे में बच्चा इतना सिलेबस कंप्लीट करना ये तो है बड़ा मुश्किल। तो होता क्या है, इस कम समय में आने की शॉर्ट रिवीजन बहुत मैटर करता। तो इसीलिए उनके कमेंट के अनुसार मैंने क्या किया है, शॉर्ट नोट्स न्यूक्लियर फिजिक्स को मैंने स्टार्ट किया है। क्लियर? अब यहाँ जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसके अंदर हम सीखेंगे कि यहाँ पर कैसे न्यूक्लियस को हम डिफाइन करेंगे, प्लस यहाँ से कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में आई हैं। और जो आपके एग्जाम का जो एनडीए का देखें, हम लगभग शेड्यूल देखें एग्जाम का, तो बाइंडिंग एनर्जी पे लगभग 80% चांस रखते हैं क्वेश्चंस आने के। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका, उस पे केवल आपके 20% क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं, आते हैं लेकिन कम आते हैं। अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे। क्लियर नहीं है? बाइंडिंग एनर्जी है, मास डिफेक्ट है, यही पूछ लेगा आपके। बाकी 20% क्या है, फ्यूजन रिएक्शन क्या है, फ्यूजन रिएक्शन क्या है, इस तरह से पूछ लेगा। ठीक नहीं है? तो पहले हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो यहाँ जो न्यूक्लियर क्या है यानी कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, न्यूक्लियस के साइज की बात करें बच्चों, न्यूक्लियस के साइज की बात करें तो साइज होता है 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, या इसको बोल सकते हैं 1 फर्मी मीटर। फर्मी मीटर, क्योंकि एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। इसको एफएम नहीं बोलते हैं, क्लियर नहीं है? इसको बोलते हैं फर्मी मीटर। चाहे आप अपने लफ्जों में ऐसे इसको लिख लो, फर्मी मीटर। क्लियर नहीं है? हाँ, फर्मी मीटर, सॉरी मीटर। इसी प्रकार में अगर एटम की बात करें, एटम, तो एटम का जो साइज होता है वो होता है 10 की पावर 10 माइनस के और मीटर में, या बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। क्लियर ना? हाँ, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। क्लियर? अब ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस है तो यार इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। क्लियर ना? और इसके जो अराउंड यानी कि सर्किल पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। जैसे हम डिफाइन करना चाहें कि तुम बन जाओ थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियस। क्लियर? तो ये बन गया न्यूक्लियस। अब यहाँ क्या होंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होंगे यहाँ पर ऐसे हम बंधे ही होंगे आपस में। क्लियर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे यहाँ पर बाइंड होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ सर्किल में क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्किल में। क्लियर नहीं है? न्यूट्रॉन क्या है, इसके पास चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन है, इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये आपस में क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं। ठीक नहीं है? यहाँ पर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये सर्किल है, इस सर्किल के यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर। क्लियर नहीं है? यहाँ पर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन, ठीक ना? हाँ, इस तरह से सर्किल में। तो ये मैंने न्यूक्लियस का साइज डिफाइन कर लिया और ये कर लिया। अब यहां देखिएगा बच्चों, यहां पर जो मेन पॉइंट इसके है, इधर देखना पर ये, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया कोई एक्स, मेरे पास कोई एलिमेंट है, तो यहां जो होगा ए होगा और यहां पर जेड होगा। क्लियर? तो यहां बच्चों देखना, ये मैं इसकी बात करूं, जो ए है इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर क्या है, या कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ, चलो एक बार पूरा ही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सर ये न्यूक्लियाई क्या है, अभी सीखोगे। न्यूक्लियाई का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक ना? हाँ, इसी प्रकार इन भैया की बात करें, जेड को, जेड को बोलते हैं एटॉमिक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, या इनको बोल सकते हैं आने की प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, आने प्रोटॉन। ठीक ना? प्रोटॉन को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, न्यूट्रॉन को N से, P से प्रोटॉन यहाँ पर।
ये चीज है। तो अब इनके पास हमने सुना कि जो न्यूक्लियस था उसके अंदर प्रोटॉन भी थे और न्यूट्रॉन भी थे। तो अभी न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? तो न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालेंगे तो हम निकाल लेंगे न्यूट्रॉन यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये आएगा यहाँ से न्यूट्रॉन की वैल्यू आएगी यहाँ से। क्लियर नहीं है? हाँ। तो जहां एन क्या है, एन है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? ये तो बताइए आपको क्या है, मास नंबर क्या है या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कह सकते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन। अब यहां देखना, ये जो जेड होता है ये एक स्पेसिफिक है ये, जबकि ये एटॉमिक जो मास नंबर है ये स्पेसिफिक नहीं है ये, लेकिन ये वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक है। ये वैल्यू कहां लिखी है, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वहां ये बात मेंशन कर रखी है उन्होंने, ठीक है ना, ये यहां पर है। और ये है न्यूट्रॉन निकलेंगे यहां पर ये। बाकी ऑलरेडी डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर वहां से, ठीक है ना। ये वन शॉट है तो उसके यहाँ पर एक एक पार्ट पर मेंशन करते हैं शॉर्ट में हम लोग, ठीक है ना ये। हाँ। अब यहां देखते हैं न्यूक्लियाई, यहां पर यहां देखिए यहां पर आने की न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई किसको बोलेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ होंगे तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियाई किसको बोलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। चलो हम एक बार यहाँ शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियाई, ठीक है ना ये। हाँ, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, न्यूक्लियाई मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है ना ये। अब इस न्यूक्लियस के बेस पे इसके जो मास नंबर है यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस है, तो ये यहां से हमारी आगे वैरायटी आ गई यहां से कि अगर हम मास नंबर सेम कर दें तो क्या नाम देंगे, अगर जेड जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर इसको सेम कर दें तो क्या बोलेंगे, अगर न्यूट्रॉन को माने मेंटेन रखे सेम तो क्या बोलेंगे। तो ये यहां से हो गए यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। अन्य न्यूक्लियाई को हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, वही है जब बच्चा पैदा होता है 1 महीने का होता है, 3 महीने का, नाम कुछ और होता है। बच्चा जैसे पहुंचा 12 साल में नाम कुछ और हो गया, और फिर बच्चा 20 साल में नाम कुछ और हो गया, पहुंच गया कॉलेज में तो नाम कुछ और हो गया। तो ये नाम क्या करते हैं, ये वेरिएबल करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन यानी अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्टैक्ट, ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार क्या है, यहाँ जो न्यूक्लियाई है उनके टाइप भी जो पढ़ते हैं, कभी हम इसके बेस पे नाम बोलेंगे, कभी नाम इसके बेस पे बोलेंगे, कभी नाम इसके बेस पे बोलेंगे हम लोग, ठीक नहीं है। हाँ, तो यहाँ देखिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, तो यहाँ पहले उठाते हम क्या है, यानी कि आइसोबार, ठीक, आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होगा यहाँ पर, ये यानी कि सेम होगा, सेम मास नंबर, मतलब यहाँ पर ए वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये बोल सकता है या बोल सकता है सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक रहिए। हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो, फिक्स कर दी जाए तो उसको बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं, ठीक ना ये। यहाँ कुछ एग्जांपल देखिए इसको कैसे बोलेंगे हम लोग आइसोबार, जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर ये बात करते हैं, जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम की बात करें, कितनों का हीलियम की बात करते हैं, जैसे हम लेते हैं यानी कि 3 ले लिया हीलियम मैंने, और एक मैंने यहाँ पर 2 ले लिया मैंने यहाँ पर इसको, और यहाँ मान ले लिया यानी कि हीलियम, और यहाँ ले लिया मैंने 3 ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने 3 ले लिया। तो ये कहां से क्या हो गई वैल्यू, यानी 3 कहां पर, ये है मास नंबर क्या सेम है, और ये क्या है एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पर ये चेंज है, यानी कि यहाँ 3 है और 2 है। ये क्या है, इनके ये आइसोटोप होते हैं, ठीक है, ये सॉरी आइसोबार है, क्योंकि यहाँ पर क्या ये सेम है और ये वेरिएबल है, ठीक है, ये इस तरह से एग्जांपल यहाँ पर है। और दूसरा होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप, जिसमें क्या होगी, जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर सेम होगी, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होगा यहाँ पर, एटॉमिक नंबर होगा सेम, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा यहाँ पर। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे कार्बन ले हम लोग, कार्बन का C6 12 ले सकते हैं, C6 13 ले सकते हैं, C6 14 ले सकते हैं, ठीक है
सकते हैं, 30 ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं और 50 ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन जाते हैं कि आइसोटोप होते हैं। और ये क्या स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। क्लियर नहीं है, ये वाला अनस्टेबल है, ये है बीटा एमिटर। ठीक, वो आपको याद नहीं करना है। तो आपको करना आइसोटोप मतलब जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो, यानी कि सेम हो। ठीक ना, उसको बोलते हैं ये की। हाँ, दूसरे पढ़ते हम लोग पढ़ते हैं एग्जांपल आइसो, थर्ड पढ़ते हैं आइसो न्यूट्रॉन। आइसो न्यूट्रॉन जिसमें क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो यहाँ पर, यानी कि सेम नंबर ऑफ। ये आपको बच्चों ये याद नहीं करना है, ये कभी इसको याद करने बैठ जाओ। ठीक है, ये आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं पूछेगा, बस इनके कॉन्सेप्ट के बेसिक सवाल वगैरह आते हैं। ठीक है, ये सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी जब न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो यहाँ पर, यानी कि सेम हो, उसको बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉन। कोई आइसो का मतलब होता है सेम और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन। ठीक, हाँ, इसी प्रकार यहां देख सकते हैं हम लोग आइसो का मतलब होता है सेम और टोप का मतलब होता है जेड। ठीक है ना, ये हाँ। इसी प्रकार यहां देख सकते हैं बार का मतलब क्या होता है, यानी कि मास नंबर, मास। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको ये मास नंबर। ठीक है, ये हाँ, इसका मतलब होता है सेम। ठीक, हाँ। यहां से हम लोगों ने और एक और है वैरायटी फोर्थ वाली, जिसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, चलिए यहां लिखते हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहां पर, जैसे नाइट्रोजन मैंने ले लिए -3। ठीक, यहां पर, और यहां ले लेते हैं 7 है, और यहां ले लेते हैं नाइट्रोजन, और यहां ले लिया मैंने नाइट्रोजन को छोड़ देते नाइट्रोजन को, और यहां लेते हैं ऑक्सीजन -2, और यहां 8। यहां ले सकते हैं हम लोग ऑक्सीजन की जगह हम लोग 8 लिख रहे हैं, ये देखिए ऑक्सीजन। यहां ले सकते हैं हम लोग फ्लोरीन ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, फ्लोरीन का 9 होता है। सोडियम ले सकते हैं यहाँ पर, चलो नियोन ले लेते हैं, नियोन, नियोन यहाँ पर। फिर ले सकते हैं सोडियम, 1 आएगा यहाँ पर, इसका 11 होता है। ठीक है ना, ये हाँ, इसका 10 होता है। मैग्नीशियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम, इसका प्लस का 2 कर दोगे, यहाँ 12 कर दोगे। तो यहाँ पे देखना इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे यहाँ पर 7, और कितने होंगे यहाँ पर ये 10, और 8 2 10, 9 1 10, और यहाँ 10, और ये 11 में से बन जाएगा कितने, 10 बचेगा, और यहाँ भी 12 में से 2 जाएंगे 10। ठीक, ये वैल्यू आएगी। कैसे निकल के आई, ये क्या है, ये है जेड, जेड यानी एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन की निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया मैंने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जेड प्लस माइनस चार्ज। क्लियर, हाँ, ये जनरल फार्मूला याद कर लेना। ये अब यहाँ कितना है, 3 नेगेटिव है, इसका मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने गेन किए हैं, गेन किए हैं, तो यहाँ प्लस ऐड करोगे, तो 7 में +3 ऐड करोगे, कितना होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, 10 आ जाएगा। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो यहाँ 2 ऐड कर दोगे, 10 और 2 कितना होगा, वो 8 और 2 10 हो गए। यहाँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 आ जाएगा। यहाँ इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए हैं, ना तो गेन किया ना लॉस किया, क्योंकि ये नियोन है, इनर्ट गैस। तो कितने रह गए, चार्ज 0 है, तो ये 10 आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ है 11 है, अब गेन नहीं किया सोडियम ने, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया गया, तो यहाँ पर लॉस करेगा तो यहाँ माइनस आएगा। अब 11 में से माइनस का बन जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 10, ये आ गया। अब यहाँ कितने हैं, जेड 12 है, अब कितने लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 होंगे यहाँ पर, यानी 12 - 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक नहीं है, तो जनरल फार्मूला है इलेक्ट्रॉनों को निकालने का। ठीक नहीं है, हाँ, एटॉमिक में ऑलरेडी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है ये। ठीक, यहां से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग निकाल दिए, इतना क्लियर नहीं है यहाँ पर वैल्यू। अब इसके बाद हम पढ़ते चीजें पढ़ते हैं
यानी जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई का फीचर क्या, न्यूक्लियस का। आप यहाँ देखिए बेसिक चीज समझिएगा। जैसे यहाँ देखते हैं, एक मैंने बनाया न्यूक्लियाई, ये बना दिया मैंने, इनको मैंने ये बना दिया यहाँ पर ये। अब ये थोड़े भारी भरकम है, ये मानते हैं ये है पतले हैं, जैसे कि मेरा साइज है, ठीक है ये। हाँ, अब इसका साइज मानते हैं, जैसे एक सर आते हैं टीचिंग करने के लिए, तो जैसे पढ़ाते हैं नाम नीलिंग सर का, तो उनका मानते हैं सर का ये वाला साइज है, ठीक है ये। हाँ, अब ये वाले चलेंगे, ये तो भाई साहब ऐसे दौड़ के जाएंगे, क्लियर नहीं है। लेकिन जब ये जाएंगे तो ऐसे ऐसे, वो क्यों? क्योंकि इन सर का जो शरीर है बहुत ही भारी भरकम है ये, और इनका शरीर क्या है, बहुत ही हल्का है। पता चला फूंक मारी तो ये सर उड़ गए, लेकिन ये उड़ेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही जाएंगे, समझेगा ना ये। तो अब जहर सी बात है, तो इनका साइज ज्यादा है, तो यहाँ इनका कंटेंट होगा वो भी ज्यादा होगा, मतलब यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो भी ज्यादा होगी यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी वो यहाँ कम होगी, क्लियर। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ ज्यादा होंगे क्योंकि इसका साइज ज्यादा है न्यूक्लियस का। यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होंगे, यहाँ पर कम होंगे क्योंकि न्यूक्लियस का साइज क्या है, कम है। तो इसलिए हम कह रहे हैं न्यूक्लियाई का जो साइज होता है, न्यूक्लियाई साइज आर प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक ना ये। और यहाँ साइज का मतलब ये होता है अनेक रेडियस की हम बात करते हैं, ठीक ना ये। यहाँ तो कह रहे हैं जितने न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे, जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो उस न्यूक्लियस का जो साइज होगा न्यूक्लियाई का उतना ज्यादा होगा, क्लियर। अगर कम होंगे तो साइज उनका कम होगा, ठीक है ना ये। हाँ, तो इसके बाद क्या मिलता है, एक रिलेशन मिलता है, जो रिलेशन आप पढ़ोगे ये वाला, इसको मैंने बोल दिया, और a 1/3 पावर, यानी कि 1/3 पावर है, कितनी है ये, 1/3 पावर है, ठीक, ऐसे करके ये, क्लियर। अब a क्या है, a को मैंने बताया था, यानी कि मास नंबर बताया था, मास नंबर जिसके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसके सम को बोलते हैं क्या, मास नंबर, ठीक है ये। तो ये है यहाँ पर मास नंबर आ गया। अब यहां से हटेगा, ये प्रोपोर्शनल हटेगा यहाँ से, तो मिलेगा एक कांस्टेंट मिलेगा जिसकी वैल्यू होती है r0, और यहाँ पर ये आ गया 1/3 आ गया, ठीक, ये वैल्यू आ गई। इसकी जो वैल्यू होती है ये r0, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 1.2 फर्मी मीटर, या क्या है 1.2 10 की पावर -15 मीटर। ये कितना है ये 15 है, क्योंकि 15 भी आज बड़ा परेशान कर रहा है ये, देखिएगा ये कितना है, क्लियर नहीं है। हाँ, ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना ये। यहाँ कहां से आई है बेटा ये वैल्यू, ये आई है 4/3 × पाई r³, ठीक है ना ये। हाँ, यहाँ रेडियस रखोगे न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की रेडियस यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी फर्मी मीटर में आ जाएगी, ठीक है ना ये। हाँ, तो अपन को ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना ये। हाँ, अब यहाँ इसके बेस पे कैसे सवाल आएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर जहां r क्या है, r है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जहां a क्या है, a है मास नंबर, ठीक। हाँ, ये है, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा आपका, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ये जैसे बोल देगा यहाँ पर, ये जैसे लिखिए क्वेश्चन सीखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन सीखना यहाँ पर, करें फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोल सकता है, या बोल सकता है मास नंबर, क्योंकि सारी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस केवल इसी लैंग्वेज में आवे, ठीक है ना ये। हाँ, मास नंबर मतलब हमसे ये पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कहें या मास नंबर ऑफ द whose radius is half of
जर्मेनियम, और इसका यहाँ लिख दिया 72। ठीक है ना, ये जर्मेनियम का मास कितना दे दिया, यानी कि 72 है। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं यहाँ से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ देखिएगा क्या रहे हैं, रेडियस जो वैल्यू कर दी, रेडियस वो वैल्यू यहाँ से आने की हाफ कर दी गई वैल्यू। ठीक, रेडियस आधी कर दी गई है। तो अब स्टार्टिंग में किसकी हाफ कर दी गई है, वो आने की रेडियस किसकी, हाफ ऑफ द जर्मेनियम वैल्यू। आइए देखते हैं, ये रेडियस आधी कर दी गई यहाँ पर। तो अब देखना है यहाँ पर स्टार्टिंग की रेडियस मैंने क्या मान ली, मैंने r यहाँ पर, ये r1, और r2 क्या कर ली मैंने, r2 मैंने r/2 ऐसे कर ली। ठीक है ना, ये तो इस समय जो मास नंबर है वो क्या है मेरे पास, a है, और इस समय जो मास नंबर है वो कितना है, ये ऐसे लिख लेते हैं, तो a है, और यहाँ कितना है, ये कितना है, जर्मेनियम कितना है, जर्मेनियम का बेटा ये है 72, और इसका मुझे पता नहीं है यहाँ पर, चलो मैंने मान लिया, मैंने a मान लिया। ठीक है ना, ये हाँ, ये मैंने ये मान लिया। कह रहे हैं जो रेडियस हमारे पास है a, उसका जो मास नंबर कितना है, जर्मेनियम, कह रहे हैं इसकी रेडियस आधी हुई है, इसकी रेडियस आधी हुई है, ये लिख दी मैंने ये। तो कह रहे हैं अब इसका जो मास नंबर है वो मेरे को बताओ। क्लियर है, ये रिलेशन का है, रिलेशन अभी बताया था मैंने आपको, ये r एटॉमिक मास π/Q। क्लियर, तो अब यहां से निकालोगे r1 r2 a1 a2 और 1/3। इतना क्लियर नहीं है, हाँ देखिए इसकी यहाँ रेडियस का है r है, और ये रेडियस आधी हुई है, तो इनको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक ना, इनिशियल कितना है, ये 72 है। अब मेरे को ये तो पता है नहीं a2 क्या है, ठीक, ये वैल्यू है 3 है। इन भाईजान को यहाँ से कैंसिल करोगे तो यहाँ से कैंसिल होगा ये, तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, ये ऊपर जा कितना होगा, ये 2 होगा यहाँ पर, ये तो मैंने 2 वहां लिख दिया, 1 नीचे आ गया, और यहाँ कितना बचा 72, और कितना है a, और यहाँ 1/3। इसको और सॉल्व करोगे, जब यहाँ पर 1/3 में है ये, तो यहाँ जा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो 2 1 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, और यहाँ 72 और यहाँ पर a, तो इसको और सॉल्व करोगे यहाँ पर, ये तो a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1, और ये हो जाएगा 7 2, ये रहेगा, और ये तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये 8 से 9 बार जाएगा, ये तो कितना आ गया, a बराबर आ गया 9। ठीक, ये इसका आंसर आ गया, हाँ सही है। बाकी सब हम रख सकते हैं ऑलरेडी, बस ये कैलकुलेशन खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हाँ इतना क्लियर नहीं है। जब रेडियस का है इनिशियली r है, और मास नंबर कितना है जर्मेनियम का 72 है, कह रहे हैं इसकी रेडियस आधी कर दी गई है, तो बताओ इसका जो मास नंबर होगा वो क्या होगा। तो रिलेशन निकालना है, ये r1 r2 वैल्यू रखना है, r1 मैंने r रख दी, और r2 की वैल्यू मैंने ये हाफ रख दी। मैंने ये इनिशियल पता है जर्मेनियम का 72, फाइनल पता नहीं मुझे दूसरे वाले एलिमेंट का, तो मैंने a मान लिया, हाफ कितना है, ये 1/3 है। अब इससे r से कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर आ गया यहाँ पर, ये ये आ गया 2 यहाँ पर, ये वैल्यू। अब ये 72 ऐसे है, तो अब ये पावर इधर लेके आओगे, यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि हाँ 1/3 में है, यहाँ क्यूब हो जाएगी, और यहाँ कितना होगा 2 का 8 होगा, और ये यहाँ से कटेगा 9 बार जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पर 9 होगी। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ से आप वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर, अब इतनी चीजों को हम लोगों ने यहाँ से जो है डील कर ली हम लोग यहाँ से। अब 2-3 पॉइंट और सीखते हैं न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस जो है उसकी फीचर्स क्या है न्यूक्लियस के। ये बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वगैरह है, ये वो चीज है यानी कि न्यूक्लियस की जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो बताओ कि उसके अंदर फोर्स की क्या हम इमेज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ना। दूसरी बात, ये जो फोर्स लगते हैं इनकी भी एक लिमिटेड रेंज है, ये नहीं कि मैं यहां बैठा हूं और तुम वहां बैठे हो कि तुम्हारे बीच कितना फोर्स लग रहा, नहीं लगेगा। ये आप देखिएगा जिसका साइज ही कितना है, जिसका साइज यहां देखना बच्चों, आने 10 की पावर माइनस के आने की 15, इतने मीटर साइज है, तो उसके अंदर जो हमें अपनी पलकों के द्वारा नहीं दिखेगा, यानी अखियां से नहीं देख सकते इसको, तो बताओ क्या इसके अंदर क्या फोर्स की इमेज
इमेज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। इसीलिए जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ये शॉर्ट रेंज के लिए वैलिड होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं होते हैं। समझ गए ना? ये क्यों होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए? क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसलिए क्योंकि इस डिस्टेंस को हम लोग देख ही नहीं सकते। अगर यहाँ मेरी अखियां के सामने कोई एटम या न्यूक्लियस को भी इधर उधर चल रहा है तो मैं उसको केवल इमेज कर सकता हूँ कि हो सकता है मेरे आगे ऑक्सीजन दीदी घूमती हो सकता है नाइट्रोजन चलती हो ना, तो भाई उसका पास भी क्या गैस है, गैस है तो उसका भी क्या मोलर मास होगा। तो बस केवल फील कर सकते हैं इस चीज को कि हाँ मेरे आगे कोई एटम या न्यूक्लियस चल रहा है, ठीक ना? ये हाँ, तो इसीलिए इनका जो फोर्स होते हैं वो फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये वैलिड नहीं होते हैं। क्लियर ना? ये याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था ये, हाँ सॉरी, मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है और मैंने एक रिलेशन बताया होगा, उसमें मैंने पूरा ड्राइव किया होगा, मैंने बहुत टाइम लगेगा उसमें। ये तो ये फोर्स होता है वो फोर्स होता है यानी कि ये डिस्टेंस के इनवर्स होता है। ये मैंने ऑलरेडी न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा था। अब ये डिस्टेंस के इनवर्स होता है, तुम जितनी ज्यादा होगी, अब बताओ तो ये क्या लगेगा, उतना कम लगे ना लगेगा। अब इनकी देखना कितनी वैल्यू है, ये बहुत ही कम वैल्यू है ना, बहुत कम वैल्यू है, तो एकदम सारा ये बहुत हाई लग जाएगा। तो पता ये चला कि यूनिवर्स के अंदर न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। अगर पूरे हम बात करें यूनिवर्स की, हम देखें, बताओ ग्रेविटेशनल तुम्हारा हाल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम्हारा हाल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तुम्हारा हाल क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा हाल क्या होगा। तो सबने कहा हमारा हाल ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर के पास गए तो हाल नहीं, वहां तो बेहाल है, क्योंकि इस फोर्स की मैं इमेज ही नहीं कर सकता। ये तो वो है जहां से बेटा आने बात करें कंट्री की तो वहां लोग कंचे से खेलते हैं, एटम बम से, न्यूक्लियर से। क्लियर नहीं है? तो ये इतना खतरनाक है क्यों? क्योंकि इनके अंदर फोर्स बहुत हाई फाई फोर्स है। यानी बोल सकते हैं सिंपल लफ्जों में कि पूरे यूनिवर्स में सबसे खतरनाक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है। तो आओ इसका मैं आपको ऑर्डर में लिखवा दूं आपको। क्लियर नहीं है? हाँ, यहां से इसका ऑर्डर हम लोग देखते हैं, ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है ये देखिए, यहां पर ये ऑर्डर बना, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स सबसे ज्यादा होगा, हम बात करते हैं यानी कि न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग होगा, न्यूक्लियर फोर्स। उससे कम स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ठीक, और उससे फोर्स होगा जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये वो फोर्स है कि जहां तुम वहां हम, यानी जहां तुम वहां हम, यानी कि तुम्हारे बगैर गुजारा ही अधूरा है। क्लियर नहीं है? हाँ, ये वो फोर्स है। सबसे ताकतवर फोर्स कौन सा? न्यूक्लियर। क्योंकि इसका नाम लेने नहीं क्या है, अपन को डर लगता है कि हाँ न्यूक्लियर है, ये वही है जो किसी कंट्री को उड़ाने के लिए यूज किया जाता है। समझ गया नहीं? न्यूक्लियर फोर्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये चार्ज की वजह से हो रहा है। ये क्यों? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बाइंड कर रहा है। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन, ये है किसकी वजह से? मास की वजह से, ड्यू टू यानी धरती मां यानी कि अट्रैक्शन से। और सबसे कमजोर फोर्स है कौन सा? ग्रेविटेशन। क्योंकि ये तो साथ नहीं छोड़ सकता ये, क्योंकि इसी की वजह से क्या है, सब कुछ ये अराउंड चल रहा है। ठीक है? ये ग्रेविटेशनल। अब मैं बात करूं कि न्यूक्लियर फोर्स है, कि न्यूक्लियर फोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं। न्यूक्लियर फोर्स, इनके फीचर्स क्या है? पहली बात लिखना, फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के फीचर्स कहां है? पहली बात लिखना। पहली बार होता है तो बड़ा कष्ट होता है, तो इसलिए आई लिखते हैं पहली बार। पहला लिखना कि इट ओनली applicable या valid for short
रेंज, शॉर्ट रेंज डिस्टेंस। ये बेटा लॉन्ग डिस्टेंस की वैलिड नहीं है, इतना नहीं है बेटा ये कि आप बेटा जयपुर से और बेटा आप पहुंच जाओ कि आप अमेरिका पहुंच जाओ, समझ गए ना। ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, क्योंकि अभी मैंने समझाया था आपको जिसकी वैल्यू इतनी होती है तो जिसको हम अपनी अखियां से ना देख सकते हैं तो वहां पे इमेज लगा सकते हैं कि कितना फोर्स हो, नहीं ना, इसलिए का शॉर्ट रेंज के लिए वैलिड है। दूसरा लिखना रूल्स इसके लिए, लिखना लिखना इट इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन आवर यूनिवर्स, यानी हमारे जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में सबसे ताकतवर फोर्स कौन सा है, फोर्स वो है न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा लिखना, थर्ड लिखना इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है। स्पिन डिपेंडेंट फोर्स जैसे यहां देखना, अगर कोई एक क्लॉकवाइज मान लेते हैं दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर इसको मान लेते हैं अगर क्लॉकवाइज तो इसको मान लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दोनों क्लॉकवाइज हो या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लियर नहीं है। तो ये स्पिन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है। हो सकता है चक्कर ऐसे लगाता हो सकता है चक्कर ऐसे लगाता हो, इसलिए स्पिन पर डिपेंड करेगा। स्पिन का मतलब भाई होता है बेटा जो बॉल फेंकते हैं। अब बॉल फेंकते हैं, देखा नहीं अपने कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो बॉल फेंकते हैं, आने बॉल उनको राउंड में बहुत घूमती है। अब कुछ ऐसे हमारे जैसे ऐसे मार एक गया चौका गया, क्लियर नहीं है। कुछ होते हैं महान क्रिकेटर तो बॉल को ऐसे मारते हैं घूमती हुई बॉल आती है, इसलिए क्या है इसको बोलते हैं स्पिन, क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, और लिखना है जगह भर गई बेटा ना, आई एक क्वेश्चन आपका यहां से जरूर मिलेगा। लिखना इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, लाइक न्यूट्रॉन कह सकते हैं एंड प्रोटॉन कह सकते हैं एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन कह सकते हैं। यानी आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन तब भी उतना न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन तब भी उतना न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तब भी फोर्स सेम लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फोर्स लगेगा न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स ये लगेगा। इलेक्ट्रॉन यहां पर न्यूट्रॉन क्या है बराबर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये भी बराबर है, प्रोटॉन ये बराबर है। यानी ये आंसर आपका होना चाहिए आंसर, ठीक है ना ये। हाँ, लेकिन अगर गलती से आपको ये वाला आंसर मिल गया न्यूट्रॉन ऐसे वाला आंसर मिल गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये वाला, यानी कि प्रोटॉन ये, तो बेटा ये वाला जो आंसर है ना ये आंसर क्या गलत है। ये वो इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये इक्वल है, और ये जो वैल्यू है ये वाली ये वैल्यू क्या है, ये अप्रॉक्स इक्वल है, ये समझ गया ना ये। इसलिए कभी आपके पेपर में ये आंसर आएगा तो ये गलत होगा आंसर। आंसर कौन सा होगा, ये वाली जो टोटल इक्वल है। न्यूट्रॉन के फोर्स वो भी इतना बराबर होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो भी फोर्स सेम होगा, और प्रोटॉन वो भी फोर्स सेम रहेगा। लेकिन ये गलत है कि न्यूट्रॉन के फोर्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के फोर्स यानी कि अप्रॉक्स इक्वल, इसका मतलब होता है, ठीक है ना ये। लेकिन ऐसा सिंबल्स आएगा तो क्वेश्चन गलत होगा आपका। ठीक, मैंने कर दिया डिस्कस यहां पर। और लिखना है पर ये इतने यहां पर फोर्स यहां पर ये हो गई है जो यहां पर ये आपके लिए बहुत जरूरी यहां पर ये। अब ऊपर जाओ, ऊपर आइए लिखना, और लिखना है पर ये 5 पार्ट लिखना कि इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स। ये कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है, मतलब ये कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्लियर, कंजर्वेटिव फोर्स
कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं, ठीक है ना ये, और ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, और बहुत सारे फोर्स हैं जहां एनर्जी का लॉस होता हो तो वो कंजर्व फोर्स नहीं होते हैं, ठीक ना ये, हाँ, नॉट सेंट्रल फोर्स है, ठीक। इतने पॉइंट हम लोगों ने यहां से इसके सीख लिए हैं। अब हम सीखते हैं इसके बाद यानी मास डिफेक्ट। मास क्या है, एनर्जी क्या है, आइंस्टीन ने अपनी बातों को कैसे बातों को यानी पोस्टपोन किया था, यानी अपनी बातों को आगे बढ़ाते गए लोगों के पास, क्लियर ना ये। तो आइंस्टीन ने ये कहा था कि जो भी मास होता है वो देखें तो मास क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है, उन्होंने ये कहा था। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी यार कुछ नहीं है यार, वास्तव में क्या पता है, वो एक प्रकार की मास की फॉर्म है, क्लियर। कैसे, आओ देखते हैं पर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग, बेटा ये अकाउंट नहीं है आपका, नहीं मेरा अकाउंट है ये है अकॉर्डिंग यानी आइंस्टीन बातें। आइंस्टीन भाईजान ने ये कहा था, सॉरी भाईजान नहीं बोलेंगे, ये महान साइंटिस्ट है ये। तो इन साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो मास होता है, मास यानी ये कहा था। अब बताओ इनको कहो कि यार तुम अपनी वैल्यू चेंज कर लो, तो कहेंगे क्या तुम बेटे पगला गए थे ना, हमको बोल रहे चेंज कर लो, क्योंकि ये तो बेटा स्पीड ऑफ क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। और ना ही हमारे हाथ में है कि तुमको बोलते हैं कांस्टेंट हो जाओ, कि तुमको बोलते हैं तुम बदल जाओ, मतलब ये वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, क्लियर। अब देखना मास क्या है हमारे हाथ में, हो सकता है कोई बॉडी ऐसे है जिसके अंदर आने न्यूक्लियस की संख्या कम है, जैसे मान सकते हैं सोडियम मान लें, कोई ऐसा भी हो सकता है न्यूक्लियस ज्यादा हो, जैसे क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, यानी हैवी मेटल, क्लियर। तो जाहिर सी बात है अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू यहां पर ये, तो बताओ ये वैल्यू ज्यादा होगी नहीं होगी, वो इसलिए क्योंकि ये तो यार वैल्यू क्या है, ये तो फिक्स वैल्यू है ना, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते, ये तो फिक्स वैल्यू है। तो सिर्फ हम इसमें और इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि जितनी एनर्जी ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं उसके डिके होने के बाद मतलब वहां एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी, क्लियर। तो मैं ये भी कह सकता हूं जब कोई मास है, जब मास का कोई डिके हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है, तो वहां से एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी, क्लियर। इसी प्रकार जब एनर्जी ज्यादा मिलेगी वहां पर तो उसके द्वारा जो मास होगा तो मास ही बॉडी का ज्यादा होगा, क्लियर। हाँ, जैसे देखा हुआ कहीं एक चींटी मर गई, कहीं एक हाथी मर गया, तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एनर्जी जो रिलीज होती है हाथी के मरने से होती है, क्योंकि भारी भरकम बॉडी मिली है तो वहां डिके होने में काफी टाइम लगेगा, जबकि एक चींटी है तो उसको तो डिके होने में बहुत ही छोटा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका मास कम है ना, इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आइंस्टीन ने यहाँ पर दी वैल्यू, क्लियर रहिए। तो अब यहाँ देखता कैसे न्यूमेरिकल करोगे यहाँ पर ये, तो आइंस्टीन के अनुसार E बराबर मास डिफेक्ट बोलते हैं यहाँ पर ये, और यहाँ C। सर मास डिफेक्ट क्यों बोल दिया, वो इसलिए बोल दिया गया कि कोई ना मास क्या हो थोड़ा बहुत लॉस होगा, नहीं होगा ना, मास लॉस यहाँ पर होगा। अब मास कैसे लॉस होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर्म, क्लियर। तो इस केस में हमारे जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी यहाँ पर मिलेगी जूल में, एनर्जी किसमें मिलेगी, जूल में मिलेगी, ठीक है ये। और ये जो डीएम लोगे, डीएम भाई साहब इनको लोगे आप केजी में लोगे, क्लियर। अब ये लोगे किसमें, 3 × 10⁸ यानी मीटर पर सेकंड, यहाँ ये रखोगे ऑलरेडी स्क्वायर को खुद कर लोगे। तो बात आ रही है ये जूल में क्यों आई, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि SI यूनिट की वैल्यू है, इसलिए ये वैल्यू जूल में आएगी। जूल को आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे क्योंकि हमको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, हमको अपना नीट अजय देना है, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। ये अगर मास, ये जो मास है, अगर मास AMU दे आपको, किसमें दे, अगर AMU में दे तो एनर्जी की यूनिट कौन सी होगी उसको हम लोग देखते हैं, क्लियर भाई। हाँ, बहुत ही इंटरेस्ट चीज है ये और बहुत ही इजी है, इस पर कई बार आपके एग्जाम क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या ऊपर नहीं जा रहा ना, बड़ा परेशान कर रहा था मेरे को देखने पर, यहाँ पर देखिए इसको, तो यहाँ देखते हैं क्या हम जानते हैं, देखना पर क्या चीज है, एनर्जी देखते हैं पर क्या है,
मास डिफेक्ट, डिफेक्ट इनको बोलते हैं डीएम। क्लियर? हाँ, मास डिफेक्ट क्या है? क्लियर? हाँ, मास डिफेक्ट क्या है? अब होती क्या है मास डिफेक्ट, उसी को बोलते हैं जब कोई मास डिके होता है और डिके होगा तो यानी कि एक फॉर्म दूसरी एनर्जी में चेंज होगा, और जब एनर्जी चेंज होगी किसमें? मास में होगी। तो यानी कि मास चेंज किसमें हो रहा है? मास चेंज हो रहा है किसमें? एनर्जी में हो रहा है। एनर्जी चेंज किसमें हो रही है? मास में हो रही है। आइंस्टीन ने ये कहा था कि मास इक्विवेलेंट किसके? एनर्जी के, और एनर्जी इक्विवेलेंट किसके है? मास के, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, जो मैंने आपको बताया था E बराबर m। वो इसलिए क्योंकि ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू कांस्टेंट है। इतना क्लियर है? ये यहां पर ये क्लियर? हाँ, तो मास डिफेक्ट आ गया। अब मास डिफेक्ट क्या होगा यहां देखते हैं, लिखना ये यहां लिखना मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट क्या होगा लिखते हैं पर ये आने की मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा? आने की लेस देन होगा। किससे? मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट मास ऑफ कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर ना? हाँ, तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस का मास, जैसे मान लेते हैं मास मान लेते हैं किसका है? यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप का मास है। ये क्या है? न्यूक्लियस का मास है। ठीक ना? ये हाँ। अब इसका जो मास होगा वो मास क्या होगा? लेस देन होगा। किससे? मास ऑफ किसके? प्रोटॉन के। ठीक ना? ये हाँ, और यहाँ मास किसके? मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक हाँ। तो ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू है यहाँ पर। ये क्या है? ये भी न्यूक्लियस है। ये क्या है? प्रोटॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन का मास। ठीक है? ये इसके बराबर है। तो ये न्यूक्लियस का मास इसलिए होगा क्योंकि वहां डिके होगा, और डिके होगा किसमें चेंज होगा? वो एनर्जी में चेंज होगा। तो इसलिए हमेशा न्यूक्लियस का मास क्या होता है? वो कम होता है। ठीक है ना? ये किसके? कांस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक हाँ। तो हम मास डिफेक्ट निकालेंगे यहां पर है। जैसे आई यहां देखिएगा मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट है क्या पर आएगा? मास डिफेक्ट आएगा यहां पर ये आने की जेड और मास ऑफ किसके यहां पर आ गई? ये प्रोटॉन के प्लस न्यूट्रॉन में यहां लिख रहा हूं। ठीक है ना? न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आने की, चलो मैं ए माइनस जेड लिख रहा। ठीक है? ये ए माइनस जेड समझ आओ ना, क्योंकि मैंने बताया था न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं मास नंबर से और एटॉमिक नंबर से। ये है न्यूट्रॉन। चलिए, तो मैंने ये लिख दिया, तो यहां लिख दिया मैंने मास ऑफ न्यूट्रॉन और यहां मास ऑफ न्यूक्लियस का। ठीक हाँ, तो ये क्या है यहां पर? ये मिल गया मुझे यानी मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। क्लियर? हाँ, जहां m क्या है? ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब आने की ये वाली। ठीक है ना? ये हाँ, ये है न्यूट्रॉन का मास। ये किसका है? ये प्रोटॉन का मास है। ठीक हाँ, यहाँ इतनी वैल्यू हम लोग यहां से निकाल ली, वैल्यू मास डिफेक्ट। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, एक फॉर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी आती है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है यानी कि कितनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ रही है, यानी कि हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू द न्यूक्लियाई, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनको स्प्लिट करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए कितनी की एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है? ये लिखिए यहाँ पर, ये मैं डिफरेंस नहीं लिखवाऊंगा, कोई ऑलरेडी लेक्चर डिटेल मैंने पढ़ा रखे हैं। आप पढ़ना है तो जाइए प्लेलिस्ट पे, वहां पर सर्च कीजिए, वहां पर लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है? ये हाँ, देखिए यहाँ पर क्या बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी
बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मास डिफेक्ट इनटू, लिख सकते हैं यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर किसकी है? बाइंडिंग एनर्जी। स्पीड ऑफ लाइट लिख सकते हैं और बाइंडिंग एनर्जी हम लिख सकते हैं। इतना क्लियर नहीं है? यहाँ पर वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट है स्पीड लाइट। हाँ, एक फॉर्म आपको मैं है लिख दूंगा पर क्या है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर 1 AMU की बात करें, चलो मैं हाँ इसकी वैल्यू लिखते हैं। ये वैल्यू किस में आएगी? ये वैल्यू आएगी यहाँ पर जूल में आएगी, और ये वैल्यू केजी में, और यहाँ पर ये किस में लोगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सब लिखते जाइएगा क्योंकि वैल्यू आपके लिए बहुत हेल्प करती है। क्योंकि वैल्यू जरा भी याद नहीं हुई दिक्कत हो आपको, ठीक रहिए। हाँ, किलोग्राम ये वैल्यू, ठीक। हाँ, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं कि 1 AMU 1 AMU इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, ये याद कर लेना इसको, ठीक नहीं है? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लर्निंग प्रोसेस है, इसको याद कर लेना, ठीक। हाँ, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट उसकी जो वैल्यू होती है 931, एक्चुअली में जो वैल्यू होती है वो होती है 931.5 होती है। तो मैं आपको दे रहा हूं वरना कैलकुलेशन आपको टफ हो जाएगी सॉल्व करनी, ठीक नहीं है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ये वैल्यू है। जब इसको आप लिखोगे यहां से लिखोगे इस फॉर्म में, तो बाइंडिंग एनर्जी Dm आप लिखोगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर। यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी अब हमें मिलेगी ये मिलेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो मैंने ये लिख दी। अब ये किस में लोगे? अब ये केजी में नहीं लोगे, अब किस में लोगे? ये AMU में, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब ये क्या है? यानी कि इतनी वैल्यू है जो मैंने ये वैल्यू इसकी जगह मैंने पुट कर दी। तो यहाँ से स्पीड से क्या होगा? ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो उसकी जगह ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। ये वैल्यू यहाँ पर, तो अब यहाँ से क्या हो गया? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, क्योंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको भी लिख लिया, क्योंकि कुछ भाईजान को यहाँ से दिक्कत होगी यहाँ से लिखना, ये आने की 1 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखते हैं इसको, या ऐसे लिखते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10 की पावर -19, और 19 में से 6 जाएंगे माइनस के 13, और यहाँ बचेगी वैल्यू वोल्ट, ठीक नहीं? हाँ, ये वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं, वोल्ट लिखते हैं, जहां इसको आप जूल भी लिख सकते हैं, वोल्ट, ठीक है? हाँ, ये वैल्यू इसके बराबर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 रखोगे और 6 में से ऐड करोगे, कितना बचेगा यहाँ पर? -13, और ये वोल्ट, इसकी वैल्यू ये रहती है। तो इसके बराबर ये वैल्यू भी होती है और ये वैल्यू भी होती है, इसलिए डायरेक्ट आप ये याद कर लेना ये, क्योंकि आपको इतना समय नहीं होगा ये सब कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम, ठीक रहिए। क्योंकि ओमार भरने में बच्ची हल करना पड़ती है, कोई आपको ओमार भरना पड़ेगा लगभग 15-16 मिनट, तो आपके स्पीड से भरोगे तो ओमार भरने में चला जाएगा। प्लस रीडिंग स्टैंडर्ड अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन के, ये नहीं कि ये क्वेश्चन 4 बार पढ़ना, ठीक नहीं है? हाँ, इतना क्लियर नहीं है? यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से क्या होगी हमारी? ये पूरी डिफाइन होगी यहाँ से। अब इसकी वजह से मैं देखता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम आपके कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक नहीं है? हाँ, आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से हम लोग। बाइंडिंग एनर्जी के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन समझ देता हूं। क्वेश्चंस क्या है पर ये देखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी बेस पे क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं यहाँ पर। क्वेश्चंस नंबर, हाँ, बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चंस में आपको देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर ये आप कोई भी मास नंबर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब आपको ये कॉपी पेपर में लिखा मिलेगा, ठीक है ना? ये जैसे लिया है नाइट्रोजन, लिया है नाइट्रोजन 14 17, मास दिया है यानी कि प्रोटॉन का मास दिया है 1.00783 और AAM, ठीक। हाँ, ये बच्चों आपको याद नहीं करना है, क्योंकि सारा मास क्या मिलेगा आपको? ये क्वेश्चंस में आपको लिख कर देगा, ठीक है ना? ये हाँ 1.00867 AMU लिखे तो आपको पेपर में ऐसे भी लिख कर देता शॉर्ट में यूज
ठीक ना। और मास ऑफ क्या है, न्यूक्लियस का मास है वो है 14 इंटू 0.037 और इतनी वैल्यू यहाँ पर है। क्लियर? हाँ, ये दे दिया मास क्या है, प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है और ये न्यूक्लियस का मास है। ठीक, इसका मतलब होता है यानी एटॉमिक मास यूनिट, मास की यूनिट होती है। ठीक, हाँ। अब ये मास मुझे एमओ में दिया गया है, तो अब मेरी जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक, हाँ। अब निकालते हैं, यहां देखते हैं इसके पास देखते हैं तो यहां से मुझे मिलेगा ये वैल्यू। ये क्या है यहाँ पर, ये यानी प्रोटॉन कितने हैं, 7 है यहाँ पर। यहाँ देखिए ये वैल्यू, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए वैल्यू, यहाँ वैल्यू, एक मिनट है इसको, एक मिनट, यहाँ देखिए ये वैल्यू क्या है पर, ये वैल्यू है यहाँ पर, ये यानी ए कितना है, ये 14 है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितने आएंगे, ए माइनस जेड, न्यूट्रॉन यानी ए कितना है 14 है और कितना है 7, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए, ये आ गए 7 आ गए। तो मास डिफरेंस हम निकालेंगे, कितने आएंगे, मास किसका, प्रोटॉन का मास जेड प्लस यानी न्यूट्रॉन की संख्या और इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस। इतना क्लियर नहीं है? अब देखिए यहाँ देखिएगा एटॉमिक नंबर कितना है इसका, ये 7 है। प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास इधर का 1.00783 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की ये मैंने पुट की कितनी है 7। न्यूट्रॉन का मास कितना है, ये 1.00867 है। ठीक, न्यूक्लियस का मास कितना है, न्यूक्लियस का मास है यानी कि 14.0037। इतना दिख रहा है बच्चों ना, ये हाँ, ये है कितना 14 यानी कि 14.0037। ठीक, ये अब इसको यहां से सॉल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे और इसमें से ये माइनस करोगे तो फिर ये वैल्यू मिलेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी यहाँ पर, ये वैल्यू रखोगे यहाँ पर, ये पुट करोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे और इनटू 931, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर। अगर आपको सामने यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पूछ लिया गया है, अगर पूछे इफ बाइंडिंग एनर्जी, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछे तो इसको हम लोग ऐसे साइन लगाते हैं, ठीक है, हाँ पर। तो अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछेगा तो इसका मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, या इसको हम बोलते हैं यानी कि मास नंबर बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ हमने निकाली कितनी है, इसको मैंने निकाल लिया, तो बाइंडिंग एनर्जी ये है और मास नंबर कितना है इसका 14, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू किसमें आएगी, ये भी आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ध्यान रखना पर का मतलब होता है किसी एक के रिस्पेक्ट में, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछेगा तो जो बाइंडिंग एनर्जी आई है उसमें से जो मास नंबर होता है या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, इससे क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं तो हमारा पास पर बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। ठीक ना? ये यहां से इस ऐसे क्वेश्चन यहां से आप खुद यहां से कर लोगे, इतना क्लियर नहीं है? ये चीज यहां से। अब जानते हैं दो चीज और जानते हैं यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब दो टाइप की होती है, एक तो वो है जहां बर्बादी होगी और एक वो है जहां पर क्या होगा यानी कि पेयरिंग होगी, जहां गेन होगा यानी कि फिजन का मतलब होता है स्प्लिट करना यानी ब्रेक डाउन करना, फ्रेगमेंट होना। दूसरा होता है फ्यूजन यानी कि आओ चिपक जाओ, समझ गए ना? ये देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन और जो जितने बाइंडिंग एनर्जी करवाया था क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जाम में 80% चांस है क्वेश्चन पूछने, ठीक नहीं है? यहां से आते हैं लेकिन कम क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक नहीं है? हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन
पहली होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यहाँ इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हाइड्रोजन बम। दूसरा होता है, यहाँ पर लिखना ये न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है यानी कि स्प्लिट करना, यानी कि ब्रेक डाउन करना, और इनका एग्जाम्पल क्या है एटम बम। क्लियर, यहां सही है। अब यहां देखते हैं इसमें क्या होता है, यही 2-3 पार्ट इसमें डिफरेंस कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, फिजन का मतलब होता है यानी कि जुड़ना, इसमें क्या होंगे यानी कि टू लाइटर न्यूक्लियाई क्या है, या इसको बोल सकते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर मतलब सर ये तो बड़ा पाप हो रहा है, इस आपने बेटी की बात की लड़की की बात नहीं की ना, ये बेटा ये एक क्या इसका वर्ड है, वहां बोलते हैं डॉटर का मतलब होता है यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, यानी जो हैवी पार्टिकल होते हैं उनके ब्रेकडाउन से क्या बनते हैं यानी स्मॉल पार्टिकल, इनके नाम की ऑनर होते हैं डॉटर, ना कि इसको बेटी है, ठीक है ना ये। हाँ, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक। हाँ, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग, क्या यहां देखिएगा, एक यहां से न्यूट्रॉन और एक यहां से है। अब यहां से क्या आपस में फ्यूज हुए, और फ्यूज होने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पर, आने के यहां से हीलियम पार्टिकल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, हीलियम पार्टिकल। और हम ये बात स्टार्टिंग पहले से करते हैं कि मास हो या एनर्जी हो या मोमेंटम हो, हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, यानी जितना इनिशियल रहेगा उतना फाइनल रहेगा। फर्क इस बात का है बस कोई इनिशियल से फाइनल में ट्रांसफर उनका जो है पॉसिबल है, लेकिन चेंज पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां से क्या ये और ये फ्यूज करके क्या बना लिया इन्होंने, हीलियम पार्टिकल, जिसको बोलते हैं हम लोग यानी कि अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये अल्फा पार्टिकल का है, डबली आयनाइज पार्टिकल है, जिसको हम लिखेंगे शॉर्ट में ऐसे 2e और 4, यहां लगा दिया 2 यूनिट चार्ज। क्लियर। हाँ, ये क्या है अल्फा पार्टिकल जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक ना। इसी प्रकार यहां क्या होगा, यहां पर है फिजन का मतलब है यानी कि ब्रेकडाउन होगा। इसमें क्या होगा यानी कि कोई हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू देयर, ये देयर ना 2 बार लग दिया, ठीक ना। देयर लाइटर कह सकते हैं या डॉटर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना ये। हाँ, लाइटर क्या है या डॉटर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, ठीक, ये चीज करिए। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हम लेते हैं जैसे यूरेनियम लिया, यूरेनियम 23592, बहुत सारे यूरेनियम है, पोलोनियम है, को भी है लिख सकते हैं, और ये याद नहीं करना है क्योंकि ये एग्जाम में आपको देगा इस फॉर्म में, ठीक नहीं है, ये नहीं कि इसको याद करने बैठ जाओ मास का, ठीक नहीं है। अब यहाँ क्या किया, न्यूट्रॉन लेके आए, बोरा भर के लेके आए, न्यूट्रॉन यहाँ डाल दिए। जब न्यूट्रॉन डालोगे तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इसका स्प्लिट होगा, जिसकी वजह से क्या मिलेगा, एक मुझे मिलेगा बेरियम का पार्टिकल, यहाँ 141 और यहाँ आएगा 92। इसी प्रकार एक मुझे मिलेगा क्या, क्रिप्टॉन मिलेगा, यहाँ पर मुझे क्रिप्टॉन लिख दिया मैंने, यहाँ इसका कितना 92 और 36 है। और हम जानते हैं कि मास जो होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी जितना मास ये वाला मास है, ये इसके बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार ये जो मास है, ये मास इसके बराबर होना चाहिए। इतना क्लियर नहीं है यहाँ पर। अब यहां से क्या होगा, यहाँ पर यहां निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन, 3 मान थोड़ा नीचे कर दिया यहाँ पर, ये यहाँ देखिए इसको, ये यहां से क्लियर नहीं, यहां से क्या है ये चीज, यानी 3 यहां से न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, और जनरेट कब होंगे कि जब यूरेनियम का क्या होगा, यहां से स्प्लिट होगा, तो एक न्यूट्रॉन यहां डालेंगे तो उसके द्वारा यहाँ पर 3 पार्टिकल मिलेंगे, जिसमें क्या
3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, 1 क्रिप्टॉन मिलेगा और 1 यहाँ से मिलेगा बैरियम, यहाँ से मिलेगा। इतना क्लियर नहीं है? यहाँ से इतनी वैल्यू, इसकी वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ से ये वैल्यू इसकी होती है 56 होती है। क्लियर नहीं? हाँ। और ये वैल्यू आपको ये याद नहीं करना है कि इनको याद करने बैठ जाएं, ठीक नहीं है? हाँ, बस यहाँ से कॉन्सेप्ट हमको सीखना है कि जितना मास ये होगा उतना मास ये होगा, जितना मास ये है तो उतना मास ये बराबर होगा। ठीक? हाँ। यहाँ कितना है? ये 141 और 92 और 3 यहाँ पर है 1 और 3 ये जोड़ो तो इतना आएगा, ये 36 56 जोड़ोगे ये वैल्यू आएगा। ठीक ना? यहाँ से ये आपके यहाँ से खत्म होगी रिएक्शन यहाँ से, कि इसकी बेस पे कैसे यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल लेते हैं लोग। ठीक है? ये देखिए यहाँ से ये एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये न्यूमेरिकल क्या है यहाँ का देखना, ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है ये। देखिए यहाँ पर क्या है, ये कर रहे हैं अनिल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज कितनी है? ये है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड दैट ऑफ हीलियम इज कितनी है? ये 38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। करें इफ two neutrons are fused, 2 न्यूट्रॉन है क्या होते हैं? आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज टू फॉर्म वन हीलियम, देन एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? इस फॉर्म में। क्लियर ना? आइए देखते हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं जो बाइंडिंग एनर्जी की न्यूट्रॉन की कितनी एनर्जी है। अब जो हीलियम पार्टिकल है उसकी एनर्जी कितनी है? इतनी। यहाँ पर ये अब कह रहे हैं यहाँ पर ये कि ये जो अगर 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन फ्यूज कर रहे हैं और बना क्या रहे हैं? यानी कि एक बना रहे हैं हीलियम बना रहे हैं। ठीक है ना? ये तो यहाँ इसके मुताबिक ये फ्यूज हो रहे हैं, मतलब चिपकेंगे यहाँ पर। ये 1 न्यूट्रॉन ये यहाँ पर प्लस 1 न्यूट्रॉन ये है, और यहां से इन्हें क्या बनाया? यहां से इन्हें बना दिया गया एक हीलियम पार्टिकल। क्लियर? 1 1 2 2 2 4 मास क्या है? सेम हो गया यहाँ से। तो कह रहे हैं इस समय क्या होगा? कितनी एनर्जी रिलीज होगी? अगर बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है? 2.2 एनर्जी इसकी है, और इसकी एनर्जी कितनी है? 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक? यहां देखना इसको। क्लियर? आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? यहां पर यहां देखिए इसको, यहां देखना इसको। यहां देखते हैं इसको, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी एनर्जी कितनी रखी है यहाँ पर? इधर की है। अब मुझे एनर्जी निकालना, कितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी न्यूट्रॉन। ठीक है ना? ये हाँ देखिएगा यहाँ, और इसकी एनर्जी कितनी है? इसकी एनर्जी है कितनी यहाँ पर? ये न्यूक्लियस की एनर्जी कहाँ दे रखी है यहाँ पर? ये न्यूक्लियस की एनर्जी कहाँ पर है? ये हाँ, न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 2.2, और हीलियम की एनर्जी कितनी है? इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी है? ये है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। क्लियर? हाँ, ये एनर्जी इसकी है, और न्यूट्रॉन की एनर्जी ये मैंने यहाँ पर ये लिख दी। अब करना क्या है? इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ एनर्जी रिलीज, कितनी होगी यहाँ पर? ये 28 की है, हीलियम की है। एक किसकी है? न्यूट्रॉन की। एक न्यूट्रॉन की ये है,
और एक न्यूट्रॉन की ये है 2.2। क्लियर? तो यहां से 28 माइनस 224 माइनस 4, इतने क्लियर नहीं है? और सब किसमें है? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये है प्रोडक्ट की है और ये है रिएक्टेंट, क्योंकि ये बन रहे हैं, सॉरी ये फ्यूज हो रहे हैं, तो इनके फ्यूज होने से एक हीलियम पार्टिकल बन रहा है जिसकी एनर्जी इतनी यहां रिलीज हो रही है। ठीक नहीं है? तो यहां से करो कितने आ गई है? यहां से आगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी यहां पर क्या होगी? ये रिलीज होगी। इतना क्लियर नहीं है? यहां पर ये अब यहां से क्या है, आपका चैप्टर क्या है, यहां से पूरा पूरा क्या होगा, यहां से पूरा ये फिनिश हो गया। ठीक रहिए? हाँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे से इसको तैयार करना। और यहां से आपके एक क्वेश्चंस बाइंडिंग एनर्जी की बेस पे आपको क्लियर आपको मिलेगा 80%। ठीक नहीं है? हाँ, ठीक है स्टूडेंट? नहीं, पर ख्याल रखना। ओके, टाटा बाय।